गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये मैकेनिक्स का पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल है, किसी भी मटेरियल की जब हम एनालिसिस करते हैं, चाहे हम सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेशंस डराइव करेंगे या कोई भी मटेरियल के रिलेशंस डराइव करेंगे, तो वो रिलेशन डराइव करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस माननी पड़ती हैं। अजम्पशंस मतलब ये जो स्टडी की जाती है वो किसी आइडियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग की जाती है और ये जो रिलेशंस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर केस के लिए ही वैलिड रहते हैं। ठीक है, तो जो एजम्पशंस हम लोगों ने मतलब एज्यूम किए हैं, तो वो एजम्पशंस हैं। देखिए, पहले तो हम जो भी एनालिसिस करेंगे उसमें ये माना जाता है कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, कुछ वर्क प्रोड्यूस करने के, वर्क पीस बनाने के लिए जो भी है, तो उसकी एनालिसिस करने के लिए हम ये मानते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो कैसा है, इलास्टिक मटेरियल है। इलास्टिक का मतलब होता है जितने भी फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स इस रेंज में लगा है कि आपका मटेरियल इलास्टिक रहेगा। अब इलास्टिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर कोई मटेरियल है, उस मटेरियल पर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा और जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को चेंज कर लेता है। ठीक, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की रेंज में मटेरियल कैसा है, इलास्टिक। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये कंसीडर करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कंसीडर करते हैं कि हमारा मटेरियल कैसा है, होमोजीनियस है। ठीक है, अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, मटेरियल होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी मटेरियल होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की, कोई भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हर एक डायरेक्शन में कैसी हैं, हर एक डायरेक्शन में सेम है। ठीक है, हर एक पॉइंट पर। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, इफ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनियस, विच मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल आर सेम इन एवरी डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर, हर एक डायरेक्शन में किसी भी मटेरियल की अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही है डायरेक्शन वाइज, तो हम बोल सकते हैं वो मटेरियल कैसा है, होमोजेनियस है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम देख सकते हैं इस वाले केस में। देखिए, इस केस में आप देखिए, मैंने मान लिया कि ये हमारा मटेरियल था एक, तो एक पॉइंट हमने यहाँ कंसीडर किया। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया, तो अगर हम एक्स एक्सिस की ओर जाते हैं तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी, अगर मैं मॉडुलस और इलास्टिसिटी की बात करता हूँ, वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ इसकी प्रॉपर्टी E1 है और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इधर प्रॉपर्टी E2। मतलब डायरेक्शन में तो प्रॉपर्टी, हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अगर एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो आप किसी भी पॉइंट पर काउंट कर लो, उस डायरेक्शन में उस मटेरियल की प्रॉपर्टी, इस वाले केस में अगर E1 है तो E1 ही रहेगी। ठीक है, अगर वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी E2 है। सेम प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर, अगर इसको पॉइंट 1 कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट को 2 कंसीडर करेंगे, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों पॉइंट्स पर उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। अगर इस डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी देखें पॉइंट 2 पर, तो यहाँ भी E1 है और यहाँ भी E1 है। तो अगर हम ये मानेंगे कि हमारा मटेरियल कैसा है, होमोजेनियस है। ठीक है, अच्छा, एक एजम्पशंस और है कि आपका मटेरियल कैसा है, हमारा मटेरियल आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी तक ये आइसोट्रोपिक की स्टडी करने के लिए, ये देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया सिंपली। इस डायग्राम को देखते हैं। तो मान लिया ये कोई मटेरियल था, ठीक है, और मैंने यहाँ इसकी प्रॉपर्टी चेक की। एक ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पर देखिए, एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी E1, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी E2। मतलब हर एक डायरेक्शन में, अगर किसी मटेरियल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है और दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो प्रॉपर्टी चेंज तो हो जाएगी, लेकिन हर एक डायरेक्शन में वही नई प्रॉपर्टी रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है? आइसोट्रोपिक विच मीन्स at one point properties are same in every direction but on second point properties changes but remains same। तो यहाँ देख सकते हैं, पहले पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी E1, वाई डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी E1, लेकिन जैसे ही हम दूसरे पॉइंट पर गए तो प्रॉपर्टी जो E1 थी वो E2 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पे अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखोगे चाहे वाई डायरेक्शन में देखोगे, हर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो प्रॉपर्टी है हर एक डायरेक्शन में कैसी रहेगी, चेंज हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शनल, अगर प्रॉपर्टी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये मटेरियल कैसा है, दिस मटेरियल इज
आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक में क्या होता है, आइसोट्रोपिक में बोला जाता है कि हर एक पॉइंट पर, अगर किसी मटेरियल के एक पॉइंट की बात करेंगे तो एक पॉइंट पर सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी, जबकि दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो उस पॉइंट पर प्रॉपर्टी सारे डायरेक्शन में भी सेम होगी, लेकिन पहले वाले पॉइंट पर और दूसरे वाले पॉइंट पर जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी, जबकि ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स या कुछ जंक्शंस हैं जब भी हम कोई भी रिलेशन स्ट्रेस स्ट्रेन के डिराइव करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक स्ट्रेस पे कि स्ट्रेस एक्चुअल में है क्या। तो स्ट्रेस को समझाने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। देखिए ये मान लिया कि कोई मेटल का पीस है, ठीक है, ये कोई मेटल का टुकड़ा, इसमें देखो ये जो मेटल है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और वो मॉलिक्यूल्स आपस में, जो एटम्स हैं वो आपस में क्या होंगे, मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये मेटालिक बॉन्ड इनके बीच में है, जिस वजह से ये मटेरियल जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को बांधे हुए हैं, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप इस पर लगाओगे तो उस एक्सटर्नल फोर्स को ये रजिस्ट करेंगे, ठीक है। डिफॉर्मेशन, अपने जो डिफॉर्मेशन है उसको डिफॉर्मेशन को नहीं होने देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए अब स्ट्रेस है क्या। तो जब भी हम किसी भी मेटल पे हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जब हम लगाते हैं तो वो मेटल क्या करता है, रजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर लेता है अपने अंदर। अब ये रजिस्टिंग फोर्स क्यों डेवलप होता है, क्योंकि मेटल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम जो होते हैं, वो आपस में मेटेलिक बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बॉन्ड की भी एक लिमिट होती है कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा लगा दोगे तो उनको दूर होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कि आपने फोर्स किस लिमिट में लगाया है, इसीलिए हम बहुत सारी लिमिट्स भी पढ़ेंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, ये सारी लिमिट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या, ये मेटल था, मैंने अभी देखो, अभी मैं यहाँ पर ना ये मान ले रहा हूँ कि ये हमारा जो फोर्स लगा है वो किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर लगा दिया है हमने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बीच से, तो यहाँ से एक्स थीटा एंगल पे लगाया है, ठीक है। बाकी हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि ये थीटा पे लगाना है या नहीं लगाना, नॉर्मल है कि शीयर ऑफ है, ये वो सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो मैंने क्या किया, इस मेटल पे एक फोर्स लगाया इस तरीके से, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये एक क्रॉस सेक्शनल प्लेन मान लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया AC है। तो मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि क्या स्ट्रेस वगैरह या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो इसके लिए मैंने क्या किया, जो रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है ना, ये रजिस्टिंग फोर्स वो दो टाइप से हो सकता है। एक तो जो सेक्शन हमने माना है उसके नॉर्मल, अगर ये सेक्शन माना है तो इस तरीके से डेवलप हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से डेवलप हो सकता है, या इस डायरेक्शन में डेवलप हो सकता है। तो पैरेलल टू द प्लेन हो सकता है, या नॉर्मल टू द प्लेन, या नॉर्मल टू द सेक्शन हो सकता है। चलिए, तो मैंने क्या किया, इसका एक सेक्शन बनाया यहाँ पे, इसको हाफ पार्ट में ब्रेक किया नीचे। तो इस सेक्शन को लेफ्ट साइड में इधर कर दिया, राइट वाले को अलग बना सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बनाया नहीं है। तो क्या हुआ, ये P फोर्स था, यहाँ से अगर थीटा एंगल बनाएगा तो इसको दो ब्रेक पार्ट में हमने ब्रेक किया, P cos थीटा इधर बना दिया और P sin थीटा इधर बना दिया, ओके। ठीक है, तो एक तरफ P cos थीटा, एक तरफ P sin थीटा। अब देखो ये P cos थीटा क्या करेगा, ये देखो दोनों तरफ फोर्स लगाया था हमने इसको खींचने के लिए, तो जैसे ही P cos थीटा क्या करेगा, इस मेटल को इधर की ओर खींचेगा, और ये P sin थीटा क्या करेगा, इस मेटल को इधर की ओर खींचेगा। लेकिन ये मेटल ब्रेक नहीं हुआ है, क्यों ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है P cos थीटा, इसको रजिस्ट करने के लिए आप जो, अगर ये अपने एक्सटर्नल फोर्स P लगाया तो इस एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना आपस में जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वो क्या करेंगे, इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए एक रजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर लेंगे, जिससे ये मेटल डिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि जो फोर्स हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो एक्सटर्नल फोर्स किस लिमिट तक लगाया है। क्या वो फोर्स इतना लगा दिया कि उन मॉलिक्यूल्स के जो भी बॉन्डिंग फोर्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग फोर्स की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड्स की वजह से जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, क्या वो उससे ज़्यादा है या कम है, तो मटेरियल डिफॉर्म होना या नहीं होना वो लिमिट बाद में है। तो क्या होगा, इस एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेंगे, ठीक है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेंगे। अब चूंकि अगर ये इस साइड में, तो ये भी इस साइड में डेवलप हो जाएगा, इसको रजिस्ट करने के लिए इस साइड में डेवलप होगा। तो हमने क्या किया, इस रजिस्टिंग फोर्स को भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हमने कंपोनेंट देखा, ये रजिस्टिंग फोर्स का वो वाला पार्ट है जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, और एक कंपोनेंट इधर लग रहा है और एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, तो एक फोर्स जो है वो इस
एक रेजिस्टिंग फोर्स इसके नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और एक इसके पैरेलल या टेंजेंशियल ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो कंपोनेंट, तो क्या होगा, ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो पैरेलल भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होंगे, ये अभी इन वाले मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं हुए। अलग क्यों नहीं हुए, क्योंकि बाहर वाला जो फोर्स लगाया उनकी लिमिट इनकी स्ट्रेंथ से कम है, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से ब्रेक होगा, क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से वेरिएशन होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, किस तरीके से ये फोर्स डेवलप करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, ठीक है। ठीक है, तो यही सब मैंने बता दिया कि ये मॉलिक्यूल से मेटालिक बॉन्ड्स इनके बीच में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये मेटालिक बॉन्ड्स इनके बीच में डेवलप हो रहा है। हाँ चलिए, तो होगा क्या, ये रेजिस्टिंग फोर्स होगा जो पैरेलल टू द सेक्शन होगा और एक परपेंडिकुलर सेक्शन। तो दो टाइप के फोर्सेस हमने देखे। तो हमने क्या क्या किया, सिंपली अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेस को हम सिंपली अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो कि मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। समझ में आया। अब आप देखो, अगर बैलेंस की बात करेंगे, बैलेंसिंग की बात करेंगे, तो जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स F, बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, इसीलिए हम बेसिकली लिखते P हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमें लिखना चाहिए वो F लिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये होता है स्ट्रेस को हम क्या लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो अगर इधर N फोर्स लग रहा है और इधर N फोर्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये जो है इसके नॉर्मल लग रहा है, तो सिंपली अगर हमने इसके N एक्सटर्नल फोर्स N माना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेस, ठीक। अब स्ट्रेस कितने टाइप की होती है वो आगे देखेंगे। और अगर यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर फोर्स है N फोर्स, अगर हमने लगाया M फोर्स जो भी लगाया तो ये न्यूटन में हो गया, और एरिया हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी जिसमें आप लेंगे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, इसको हम बोलते हैं पास्कल, ओके। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, चलिए ओके। तो ये हो गया इसका मतलब एक्सप्रेशन कि सिंपली अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करना चाहेंगे तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स, कितने टाइप की स्ट्रेसेस होती हैं वो सब हमें देखना है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट इज सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, नेक्स्ट इज स्ट्रेस। तो व्हाट कितने टाइप की स्ट्रेसेस होती हैं वो हमें पढ़ना है। तो देखिए, स्ट्रेस को अगर सिंपली हम स्टडी कर सके, व्हाट इज स्ट्रेस, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। तो वो नॉर्मल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। अगर आपकी स्ट्रेस अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम दो टाइप की स्ट्रेस अगर हम पढ़ लेंगे, तो देखो एक सीरियस स्ट्रेस हो सकती है और दूसरी हो सकती है, तो यही पढ़ेंगे जब एरिया के इस टाइप के, अगर हम इस वाले सेक्शन को देखेंगे, इसमें देख लो अगर इससे पहले, तो जो ये क्या करेगा, जो पैरेलल रेजिस्टिंग फोर्स क्या करेगा, उस प्लेन को शेयर ऑफ करने की बात करेगा। तो इस वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसको हम क्या बोलते हैं, शियरिंग रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट। अगर एरिया की बात करेंगे तो शियर रेजिस्टेंस हो जाएगी और ये नॉर्मल रेजिस्टिंग हो जाएगी। अगर हम नॉर्मल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे तो दो टाइप से हो सकता है। अभी वहाँ चलो हम शियर स्ट्रेस के बारे में आगे पढ़ लेंगे। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेस डिस्कस हो चुका है, स्ट्रेस के टाइप्स। तो देखो जनरली जो स्ट्रेस की बात करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस, जो भी हमने देखा है प्लेन के, अगर जो फोर्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन पर यूनिट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन पर यूनिट नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। शियर स्ट्रेस क्या होता है, अभी हमने देखा कि एक जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो उस मटेरियल को इधर से शियर ऑफ होने से बचा रहा है। अगर अभी डायग्राम कुछ इस तरीके से था ना, फोर्स जो भी लगा था, तो उसका एक कंपोनेंट क्या था, अगर उसकी बात करें तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर था, एक कंपोनेंट इधर था। एक कंपोनेंट अगर हमने देखा रेजिस्टिंग पार्ट देखा तो वो इधर था, तो क्या करेगा, इस मटेरियल को शियर ऑफ होने से बचा रहा है। अगर इस फोर्स की वैल्यू इस मटेरियल की शियर ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब इस डायरेक्शन में जो ये मटेरियल रजिस्ट करने की जो उसकी कैपेसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो मटेरियल आपका शियर ऑफ हो जाएगा, ठीक। तो उसको रजिस्ट करने के लिए क्या करेगा, एक मटेरियल शियर ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो वो शियर ऑफ रेजिस्टेंस और वो रेजिस्टिंग फोर्स इन पैरेलल डायरेक्शन पर यूनिट द क्रॉस सेक्शनल एरिया पैरेलल टू द फोर्स, और हम बोल सकते हैं वो
इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, शियर स्ट्रेस हो गया। अच्छा, ये जो स्ट्रेस होते हैं टॉर्जनल शियर स्ट्रेस और बेंडिंग शियर स्ट्रेस, ये तब प्ले आता है रोल में जैसे अगर कोई बीम है आपके पास, ठीक है, तो अभी हम बीम के बारे में पढ़ा था, यहाँ से सपोर्ट लगेगी तो क्या होगा, हाँ आपने कोई फोर्स लगाया, हमने कोई फोर्स लगाया, तो ये बीम क्या होगी, कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। बेंड हो जाएगी तो क्या होंगे, जो फाइबर्स हैं इस बीम के, इस बीम के अंदर जो फाइबर्स हैं वो फाइबर क्या करेंगे, इसको बेंड होने से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो बेंडिंग फोर्स हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप हो रही है, इसी वजह से क्या होता है, मेटल फ्लेल नहीं हो पाता है। अगर इस बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि अगर बीम बेंड होगी तो बीम बेंड होने की वजह से जो फाइबर्स हैं उन फाइबर्स में एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, तो दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड बेंडिंग से, क्योंकि एक फोर्स डेवलप होगा, इस फोर्स को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस कब काम में आता है, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस काम में आता है जब कोई शाफ्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई शाफ्ट है, यहाँ एक एंड से फिक्स है, अगर आप इसको इस तरीके से घुमाते हैं, टॉर्क लगा के घुमाते हैं, ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से घुमाते हैं टॉर्क लगा के, तो आप देखोगे कि जो फाइबर्स हैं, फाइबर होने तो मेटल क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है। सामने से अगर देखोगे, इनिशियली अगर ए पॉइंट यहाँ पर था, आपने फोर्स लगाया तो ए पॉइंट डिस्टर्ब होकर थोड़ा सा इधर खींच जाता है, ये फाइबर्स इधर ही के, तो क्या करेंगे, मेटल अपने आप को रेजिस्ट करेगा, तो वो शियरिंग रेजिस्टेंस होती है, वो देखेंगे दूसरी तरह नेक्स्ट कि वो अलग ही चैप्टर है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये मैं हालांकि पहले ही बता चुका हूँ आपको, फर्स्ट जब स्टार्ट में बताया था, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस, टाई और स्ट्रट के बारे में बताया था, तब मैं इसको डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स नॉर्मल टू द प्लेन, अभी ये बात की थी ना, अगर ये प्लेन के नॉर्मल फोर्स पी कॉस थीटा था, ठीक है, तो ये नॉर्मल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक, ऑफ दिस प्लेन, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर नॉर्मल शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो एफ कॉस थीटा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स आपको दिख रहा है, ठीक है, इस वाले टाइम में ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से, तो ये वाला टर्म यहाँ से आ जाएगा नॉर्मल का। इसी तरीके से क्या होगा, जब जो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ट्राई टू इलोंगेट और डिक्रीज, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया पी कॉस थीटा, तो ये क्या करेगा, इस सेक्शन को, जो सेक्शन पहले ऐसे था, इस सेक्शन को इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसको इलोंगेट करेगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है और उसमें मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप हो रही है, जिस तरीके से जैसे कि इस मेटल की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स उस मेंबर को, उसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, तो वो तो देन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। वहीं अगर ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ देख लो, अगर ये इसको कंप्रेस कर रहा है, इसकी लेंथ को शॉर्टन करेगा, पहले मेटल ऐसा था, बाद में आपने इस तरीके से फोर्स लगा दिया, तो मेटल की हाइट, ये जो डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, मतलब उसकी लेंथ कम हो जाएगी, तो इस टाइम पे जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, ठीक। तो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स try to shorten or decrease the length of an object, then the stress will be compressive stress, okay। तो दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि ये मेंबर को बाहर की ओर खींच रहा है और ये अंदर की ओर, तो इसमें लेंथ बढ़ जाएगी जिसको हम पॉजिटिव से लिखेंगे, और इसमें लेंथ कम हो जाएगी तो माइनस डेल्टा एल लिख देंगे, कितना चेंज हो गया है पहले से, ओके। तो दिस इज सिंपली द स्ट्रेस वी हैव स्टडी अबाउट। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस में आपको लिखना है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब वो स्ट्रेस हो सकता है शियर स्ट्रेस भी हो सकता है, शियर स्ट्रेस में क्या सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है, जो भी अगर शियर स्ट्रेस में होगा क्या, जैसे अगर हम सिंपली रिवेट का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें मान लिया एक प्लेट इस तरीके से लगी है और दूसरी प्लेट इस तरीके से लगी है, रिवेट, पार्टियों में आपने देखा होगा, घर में बकेट जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने इस मेंबर को इधर खींचा फोर्स लगा करके, इस मेंबर को इधर फोर्स लगा करके खींचा, तो ये जो रिवेट है ना कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इस रिवेट पे फोर्स, ये वाला मेंबर इधर जाएगा, ये वाला मेंबर, तो ये क्या होगा, ये रिवेट शियर ऑफ होने की कोशिश करेगी। तो इसमें हमने क्या देखा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और फोर्स इसी के पैरेलल लग रहा है,
ठीक है। तो इस वाले केस में हम शियर स्ट्रेस, तो शियर, अगर हम शियर की बात करेंगे, शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, तो उस वाले केस में क्या होता है, फोर्स कौन सा कंसीडर करते हैं, जो एरिया के पैरेलल है। और नॉर्मल स्ट्रेस में अगर हम बात करेंगे तो फोर्स वाला कंसीडर करेंगे जो उसके परपेंडिकुलर। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या है, देखो ये कोई मेटल था हमारे पास, ये कोई पीस था, इनिशियली इसकी कुछ डायमेंशन होगी, तो बाद में हमने फोर्स पी लगाया, तो उसकी डायमेंशन, क्योंकि इनिशियली डायमेंशन उसकी एल थी, फोर्स लगाने की वजह से डेल्टा एल इसकी डायमेंशन बढ़ गई। अब देखो ये डायमेंशन तो खैर बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, लेकिन आप देखोगे इनिशियली उसकी जो विड्थ थी बी थी, स्मॉल बी, तो बाद में क्या हुआ, जब हमने फोर्स लगाया तो इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई। इसका मतलब एक लेंथ हमने बढ़ा दी और दूसरी जो डायमेंशन, एक लेंथ बढ़ने से दूसरी डायमेंशन क्या हो जाती है, उसकी घट जाती है। ठीक है, तो ये हम देखते कि आगे इसको क्या बोलते हैं, तो ये ट्रांसवर्स डायमेंशन होती है, इसको लेटरल बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल डायमेंशन। तो जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इसको लीनियर डायमेंशन है और लॉन्गिट्यूडनल, और इसको बोलते हैं लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल साइड हो गई इसकी, और ये हो गई लेटरल साइड या ट्रांसवर्स इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले डायमेंशन एल थी, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से इसकी डायमेंशन लेंथ है वो डेल्टा एल बढ़ गई, और बी में डेल्टा बी की कमी हो गई। तो ये सेक्शन पहले जो ऐसा था, बाद में अगर साइड से देखेंगे तो पहले तो ऐसा था और बाद में घट के ऐसा दिखने, मतलब उसकी लेंथ बढ़ जाती है, विड्थ कम हो जाती है। तो स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, कि पहले कि जो मेटल पे आपने जैसे ही फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसकी डायमेंशन में कितना चेंज हुआ पर यूनिट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन उसकी क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन सिंपली। अब ये स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन है, किस टाइप की स्ट्रेन आपको कंसीडर करना है, तो वही देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखो ये तो स्ट्रेन के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं ये लीनियर और ये ट्रांसवर्स, तो दो टाइप की स्ट्रेन होती है इस वाले केस में। तो अगर हम लीनियर स्ट्रेन की बात करेंगे तो पहले लेंथ, चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रेन इज अ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेटल इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। तो देखो पहले लेंथ इसकी कितनी थी, इनिशियली जो फाइनल लेंथ क्या हो गया, तो एल प्लस एल, तो ये डेल्टा एल, सॉरी एल डैश, फाइनल लेंथ खींचने के बाद डेल्टा एल, और इनिशियल लेंथ क्या थी इसकी एल, तो डेल्टा एल माइनस एल अपॉन एल, और डेल्टा एल माइनस एल को हमने डी एल लिख दिया है, यहाँ पर डी एल इंक्रीमेंट हुआ लेंथ में अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये क्या हो गया आपके लीनियर स्ट्रेन। और दूसरा होता है लेटरल, तो लेटरल क्या हो गया, इस वाली साइड में, तो देखो इस वाली साइड है, इसमें जब एक डायमेंशन इसकी बढ़ रही है तो दूसरी डायमेंशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो ये अपोजिट नेचर में होती है, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो रहा है। तो लेटरल डायमेंशन, चेंज इन द लेटरल डायमेंशन अपॉन लेटरल, चेंज इन द लेटरल डायमेंशन पर यूनिट लेटरल डायमेंशन, ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। अब देखो चेंज इन लेटरल डायमेंशन क्या हो गया, इनिशियली विड्थ कैपिटल बी थी, बाद में बी डैश हो गई, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देंगे, तो बी कैपिटल बी, सॉरी बी माइनस बी डैश अपॉन बी, हमने मान लिया बी माइनस बी डैश इज डेल्टा बी, तो डेल्टा बी अपॉन बी हो गया आपका ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, अब देखो हुक्स तो उन्होंने एक लॉ दिया था, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने वो डाला था कि अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर बात करें और अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, तो उन्होंने बोला विद इन इलास्टिक लिमिट एंड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली किसके होती है, स्ट्रेन के डायरेक्टली, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये आप लोग 12th में भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन होता है। तो हुक्स ने ये बोला कि अगर इन कंडीशंस को फॉलो करें, किस स्टडी, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन इलास्टिक लिमिट एंड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, ये बता देंगे हम आगे। देखो इलास्टिक लिमिट होती है, अगर हम बात करें कोई भी मेटल है, इलास्टिक लिमिट वो होती है कि आप उस मेटल को पर फोर्स लगाइए, ठीक है, और फोर्स जैसे ही आप उस मेटल पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो मेटल डिफॉर्म हो जाएगा, और जैसे ही आपने क्या किया उस मेटल से फोर्स हटा दिया तो मेटल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये इलास्टिक लिमिट होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन हो, जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन हो, वो रिलेशन कैसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये कंडीशन है कि आपने फोर्स लगाया तो मेटल डिफॉर्म हो जाएगा, और फोर्स हटाया तो मेटल क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या होगा, मेटल पर फोर्स लगाया, डिफॉर्म भी हो गया, साथ के साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक लीनियर रिलेशनशिप बनी रहेगी, इसमें लीनियर रिलेशनशिप बनी रहती है। और जबकि दूसरे वाले केस में
इलास्टिक वाले केस में ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में लीनियर रिलेशनशिप हो, वो पैराबोलिक भी हो सकती है, क्यूबिकल भी हो सकती है, लेकिन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली दोनों में। ठीक है, चलिए। तो उन्होंने बोला कि विद एन इलास्टिक लिमिट एंड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है। और या आप इसको में से कोई भी एक स्टेटमेंट याद रखते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, तो दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट याद रखना कि जो हुक्स लिमिट है, हुक्स लॉ है, विद एन इलास्टिक लिमिट एंड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट याद रखना है। तो अप टू की बात करेंगे तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, और विद इन की बात करेंगे तो इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अगर हमने स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया और इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया स्ट्रेन को, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जैसे आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आता है, जिसको हमने कैपिटल ई लिखा। इस कांस्टेंट, इस कैपिटल ई जो कि ये कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं, कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। ओके, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, अगर आप इसको देखेंगे तो यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे, ये एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ये जो हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है, पी फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये क्या हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो पी एल अपॉन ए ई बन जाएगा, सॉरी पी एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो पी एल अपॉन ए डेल्टा एल, ई की वैल्यू आ जाएगी, ई इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए डेल्टा एल, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये बन जाएगा। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जनरली हम डेल्टा एल कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने डायरेक्टली एक फॉर्मूला आपको लिख दिया, इसको याद रख लेना। जो चेंज इन डायमेंशन हुआ है फोर्स पी की वजह से किसी भी मेटल के अंदर, तो वो पी एल अपॉन ए ही होता है, जहाँ पे पी अप्लाइड फोर्स, एल उसकी लेंथ क्या है, ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, और ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस कितना उसका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई मेटल है, उस मेटल पे मैंने फोर्स लगाया, तो कितना फोर्स लगाने से उस मेटल के स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है, जो मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स से मिलकर के वो एलिमेंट बना है। ठीक है, जैसे इस तरीके से भी हमने देखा था कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरीके से डेवलप होती है, तो उनके बीच में हमने एक रिलेशन, एक कर्व ड्रॉ किया है, जिसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक दिस रिलेशन ऑफ एनी मटेरियल इज ऑब्टेन बाय कंडक्टिंग टेंसाइल टेस्ट। तो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर हमें ऑब्टेन करना है, तो चाहे आप उसको उसके लिए टेंसाइल टेस्ट कर सकते हैं या कंप्रेशन टेस्ट। टेंसाइल मैंने बताया था, अगर आप मेटल को इस तरीके से खींच रहे हो और तो ये टेंसाइल टेस्ट में हो जाएगा, और कंप्रेशन टेस्ट में हम इसको इस तरीके से कंप्रेस करते हैं। ठीक है, दोनों टेस्ट लगभग से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं दोनों कर्व के अंदर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस लिमिट के अंदर आप उस पर काम कर रहे हो, वो ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर हम बात कर रहे हैं सोज द स्ट्रेस स्ट्रेन वेरीज इन द मटेरियल, तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसकी वैल्यू को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, या कितनी बढ़ा रहे हैं कितनी घटा रहे हैं, तो ग्रेजुअली जब हम लोड उस पर लगा रहे हैं, जो लोड हमने लगाया वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम बढ़ा रहे हैं, एक साथ सडनली लोड अप्लाई नहीं किया है। तो किसी भी मेटल पे जब हमने फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरीके से वेरी हो रही है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल लोड, वही हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो वेरिएशन हम दिखा सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो हाउ डिफरेंशियल मेथड डिफरेंट, अगर अलग अलग मटेरियल की बात करेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अलग होगा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूँ तो उसके लिए अलग डायग्राम बनता है। माइल्ड स्टील के बारे में बात करता हूँ, माइल्ड स्टील के बारे में, तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अलग बनता है। कॉपर की बात करेंगे तो उसके लिए अलग बनता है। कास्ट आयरन की बात करेंगे तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अलग बनता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी मेटल टू मेटल क्या करता रहता है, वेरी करता है, लेकिन टेंशन में और कंप्रेशन में वो ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं। अगर किसी एक मेटल पे आप टेंशन टेस्ट करो, कंप्रेशन टेस्ट करो, तो वो ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब पहले हम क्या बात करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या बिहेवियर इन टेंशन ऑफ ए मेटल। ठीक है, टेंशन में बिहेवियर, टेंशन की बात करेंगे तो जब भी टेंशन की बात करेंगे वो मेटल कैसा होगा आपका, डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, कैसा मटेरियल होगा आपका, डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल अगर है तो उस पर टेंसाइल टेस्ट हम करेंगे। चलिए ठीक है, तो टेंसाइल टेस्ट किसके लिए होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो
हम क्या करेंगे, सिंपली एक कर्व ड्रॉ करेंगे एक डक्टाइल मटेरियल के लिए। चाहे आपसे पूछा जाए ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल और फॉर एनी डक्टाइल मटेरियल, या ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एल्यूमिनियम, ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, तो वो सारे डक्टाइल मटेरियल हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं बता दूंगा। तो कर्व में थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन आपको किसी एक का माइल्ड स्टील का ज़्यादातर आपके सिलेबस में है, तो आपको माइल्ड स्टील ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो बिहेवियर इन टेंसाइल इन टेंशन, तो कोई भी मटेरियल है तो टेंशन में किस तरीके से बिहेव करता है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस स्पेसिमेन को प्रिपेयर करते हैं। उसकी डायमेंशन मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो, लेकिन जब हालांकि आप जब वर्कशॉप में इसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो सारी डायमेंशन आपको वहाँ मिल जाती हैं। तो ये स्पेसिमेन कुछ इस तरीके से रहता है। टेस्ट से पहले कुछ इस टाइप का स्पेसिमेन रहेगा। ये जो एंड्स आपको दिख रहे हैं, ये एंड्स हम यूटीएम मशीन होती है, एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है। इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के जॉज में हम फिट कर देते हैं। जॉज ग्रिपिंग, तो इन दोनों एंड्स को ग्रिप कर देते हैं। और इसमें आप देखोगे एक गेज लेंथ होती है। ये गेज लेंथ वो लेंथ होती है जिसमें चेंजेस होते हैं। गेज लेंथ वो लेंथ होती है जहाँ भी मटेरियल का क्रॉस सेक्शन चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल क्या है, इनिशियली जब टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ है तो आपने ऐसा मटेरियल लगाया। जब इसको जॉज में फिट किया, दोनों जॉज पे फिट किया, और इस पर जब आप टेंसाइल लोड लगा करके इसको खींचते हैं तो ये इस टाइप का मेटल बन जाता है। इस टाइप का फ्रैक्चर होता है इसके अंदर, और इस फ्रैक्चर को हम बोलते हैं कप एंड कोन फ्रैक्चर। कप एंड कोन फ्रैक्चर क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक एंड ऐसा रहता है कि जैसे कप बना हुआ है इस तरीके से, और दूसरा एंड ऐसा रहता है जैसे कि कोन बना हुआ है। ठीक है, तो कप एंड कोन फ्रैक्चर इसको बोलते हैं। जैसे ही मेटल फेल होगा टेंसाइल फोर्स लगाने की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं कप एंड कोन फ्रैक्चर। ठीक है, तो टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन आफ्टर ब्रेकिंग, इसको हम कप एंड कोन फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे किसी भी मेटल पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वैन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, आपको कई बार ड्रॉ करना है इसको। ठीक है, देख लेना, कुछ इसी तरीके की शेप आपको मिलेगी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, हाँ ठीक है, ओके। चलिए, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से जाता है। इस एक तरफ हम स्ट्रेस लेते हैं, दूसरी तरफ स्ट्रेन लेते हैं। तो ये कर्व पहले लीनियर होता है, थोड़ा सा कर्वेचर में जाता है, इस तरीके से बढ़ जाता है। ये इसमें थोड़ा सा ये गैप इस तरीके से रहता है, थोड़ा सा लीनियर हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद ये इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स को हमें याद रखना है। देखो, ये पॉइंट ए दिख रहा है आपको, इसको प्रोपोर्शनल पॉइंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। पॉइंट बी जो होता है उसको इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट सी जो है इसको अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट ई जो है इसको बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। पॉइंट एफ जो है इसको फेलियर पॉइंट बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, जो मैंने यहाँ सारे मेंशन किए हुए हैं। और वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या साइलेंट पॉइंट्स है, क्या क्या इनका मतलब होता है, क्यों। अच्छा, एक चीज़ और देख लेना, ये जो कर्व आप देख रहे हैं ना, इस कर्व में एक तो कर्व आपको इस कॉन्टिन्यूस लाइन से दिख रहा है, और एक कर्व यहाँ डी पॉइंट के बाद ये डॉटेड लाइन से इस तरीके से जा रहा है। तो ये कर्व जो है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और इसको ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं, जो ऊपर की ओर जाता है। अब ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तब प्लॉट किया जाता है, जैसे अब आपने देखा कि कोई भी मेटल है, जो हमने यहाँ पर स्पेसिमेन देखा है, तो उस स्पेसिमेन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होता जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं इंजीनियरिंग में, ये इनिशियली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसी को कंसीडर करते हैं, ना कि इंस्टेंटेनियस क्या एरिया है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप देखोगे स्टार्ट से लेकर के एंड तक इसका एरिया जो होता है वो कम होता जाता है। अगर हम इस इंस्टेंटेनियस एरिया को कंसीडर करेंगे स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर फोर्स की वैल्यू और एरिया पूरे टाइम पे चेंज हो रहा है, फोर्स भी चेंज हो रहा है, तो अगर हम ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेकर प्लॉट करेंगे तो हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलेगा। ठीक है, और जब हम इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेकर देखेंगे तो वो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलेगा। वो थोड़ा सा मैंने आगे लिख दिया कि कब क्या मिलता है। अब देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या पॉइंट, किस पॉइंट का क्या मतलब होता है। देखिए क्या होता है, इनिशियली मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के ये बना है कि नहीं। आपने फोर्स लगाया एफ, कोई भी फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसमें याद रखना कि ये जो स्ट्रेस है वो वाई एक्सिस पे, स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे। तो बाकी इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, क्यों एक्स पे लेते हैं इसको, क्यों वाई पे। तो अभी पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, पॉइंट
यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, जब हम ओ से लेकर के ए तक की बात करते हैं तो ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। और ओ ए जो रीजन होता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट रीजन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप फॉलो होती है। जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाएं, जैसे जैसे आप देखो स्ट्रेस सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया, तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रेस बढ़ रही है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमने इनिशियली हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। तो ओ से ए तक क्या हो रहा है, देखो एक लीनियर रिलेशनशिप मिल रही है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा, ओ से ए तक क्या होगा, जैसे हमने फोर्स बढ़ाया तो in this limiting value where the stress is directly proportional to the strain and a linear relationship, याद रखना है कि O से A तक जैसे ही आपने फोर्स लगाया, हम टेस्ट देखते हैं कि O से A तक ये होता है कि जैसे ही हमने मेटल पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से एक लीनियर रिलेशनशिप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में फॉलो होती है, ठीक है। तो O A एक स्ट्रेट लाइन होती है, ना कि कर्व लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड फॉलो ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फिर हम ए से बी, पॉइंट बी जो है, बी इज द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। बी पॉइंट बी किसके करस्पॉन्डिंग है, इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे लिखा है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है, मेटल पे फोर्स लगाया, डिफॉर्म हो गया, फोर्स हटाया, मटेरियल से जो डिफॉर्मेशन है खत्म हो जाएगा, मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ए से बी तक की बात करेंगे तो ए से बी तक का रीजन कौन सा, इलास्टिक रीजन। इसमें भी स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं होती है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व हो जाता है, ठीक है। पैराबोलिक नेचर का इनके बिहेवियर होता है। तो अगर हम बी से सी तक की बात करेंगे, ए से बी तक की बात करेंगे, तो ये कैसा रीजन है, ये रीजन जो है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। लेकिन इसमें क्या होता है, मटेरियल को डिफॉर्म कर देंगे, बी तक लिमिट है। अगर बी तक आपने फोर्स लगा दिया, अगर स्ट्रेस इतनी डेवलप हो रही है और मटेरियल पे आपने फोर्स हटाया, तो मटेरियल ओरिजिनल शेप में इसी पाथ को फॉलो करते हुए आ जाएगा, कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर भी ओ है, स्ट्रेन की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और इधर से जाओगे तो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो मटेरियल इसी पाथ को फॉलो करते हुए अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट में क्या होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के ओ बी तक तो स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन ए से बी के बीच में इनके बीच के रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर हो जाती है, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट बी सी। तो बी के बाद का जो रीजन होता है, पॉइंट बी और डी, इन दोनों के बीच का जो रीजन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन, इलास्टोप्लास्टिक रीजन, ठीक है। तो इलास्टोप्लास्टिक का मतलब क्या है, अगर आपने मटेरियल बी से ऊपर अगर स्ट्रेस डेवलप हो गई, यहाँ स्ट्रेस आप चेक कर सकते हैं, इस पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बी से ऊपर अगर स्ट्रेस मटेरियल के अंदर डेवलप हो गई, तो मटेरियल में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मटेरियल में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। परमानेंट का मतलब होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब होगा कि मटेरियल परमानेंटली, एक तो अगर आपने फोर्स लगाया, मटेरियल पहले से ऐसा था, और अगर फोर्स की वैल्यू बी से ऊपर चली गई, तो मेटल पे आपने फोर्स लगाने की वजह से अगर ये डिफॉर्मेशन हो गया था थोड़ा, तो ये डिफॉर्मेशन हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। लेकिन आपने मटेरियल जो है बी से नीचे या बी से ए तक, मतलब बी पॉइंट से नीचे कहीं भी फोर्स लगाया तो मटेरियल डिफॉर्म हो गया। बी से नीचे की बात कर रहा हूँ, तो बी से अगर नीचे की बात करेंगे, फोर्स लगाया तो डिफॉर्म हो गया, फोर्स हटाया तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन बी के बाद ऐसा नहीं होगा, मटेरियल में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एक स्ट्रेन परमानेंटली उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगी। कैसे कैसे निकालेंगे, इस सी पॉइंट से देखना चाहेंगे तो सी पॉइंट से आप एक इस ओ बी के एक पैरेलल ओ ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते लेके आएंगे नीचे की ओर इस तरीके से, और देख लेंगे कि कितना इसके अंदर स्ट्रेन डेवलप हुई है, इस रीजन में कितनी स्ट्रेन डेवलप हुई है, यहाँ से पढ़ लेंगे और उसकी वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। चलिए, चलो, तो हम ये पॉइंट हो गया, पॉइंट बी हो गया। पॉइंट सी को हमने बोल दिया अपर यील्ड पॉइंट। अब देखो यील्डिंग का मतलब क्या होता है, यील्डिंग का मतलब क्या होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके बाद से जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो डिक्रीज होना चाहती है। स्ट्रेस मटेरियल के अंदर कम होने लगती है, लेकिन मटेरियल स्ट्रेस तो कम होने लगती है लेकिन स्ट्रेन कम नहीं होती, स्ट्रेन बढ़ती रहती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यील्डिंग। यील्डिंग मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अपर यील्ड पॉइंट क्या है,
अपर यील्ड पॉइंट मैंने बता दिया कि अगर पॉइंट बी के बारे में बात करेंगे तो उसमें एक परमानेंट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और मटेरियल क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप को रिकवर नहीं कर पाता है। तो अपर यील्ड पॉइंट वो स्ट्रेस की वैल्यू होती है जिस पर लोड स्टार्ट रिड्यूसिंग एंड एक्सटेंशन इंक्रीजेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड यील्डिंग। तो यील्डिंग क्या है, यील्डिंग वो कंडीशन होती है, वो लिमिट होती है कि आप यहाँ से सी के बाद स्ट्रेस तो कम हो रही है, देखो पहले यहाँ पे स्ट्रेस इतनी थी, यहाँ पे स्ट्रेस देंगे तो कम हो गई, रिड्यूस हो गई, तो स्ट्रेस कम हो जाती है लेकिन स्ट्रेन अभी भी बढ़ रही है, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, यील्डिंग। अच्छा, ये डी पॉइंट को होता है लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, डी पॉइंट इज द लोअर यील्ड पॉइंट, इट इज एट दिस पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है, दिस पॉइंट फॉर सम टाइम स्ट्रेस इज कांस्टेंट एंड स्ट्रेन इज ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर हालांकि ये थोड़ा सा इसमें एक लाइन, ये जो ना ये कर्व इस तरीके से होता है, तो ये थोड़ा सा एक लीनियर रिलेशनशिप होती है। तो आप देख रहे हो कि इस कंडीशन की बात करेंगे, यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो देखो स्ट्रेस तो कांस्टेंट है लेकिन स्ट्रेन अभी भी इधर बढ़ गया है। तो ये वो पॉइंट होता है लोअर यील्ड पॉइंट जिसमें कि कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस आपकी कांस्टेंट हो जाती है लेकिन स्ट्रेन अभी भी स्ट्रेन अभी भी बढ़ रही है, मतलब मटेरियल डिफॉर्म तो हो रहा है लेकिन स्ट्रेस उसमें चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पॉइंट ई देखेंगे, ई पॉइंट वो पॉइंट है, अच्छा इससे पहले डी से ई के बीच में एक रीज़न आता है। देखो कोई भी मेटल जो है, जैसे अगर हम सिंपली एक दीपक देखा है, दिया अगर हम घर में जलाते हैं तो लास्ट में जब उसके अंदर बहुत ऑयल ख़त्म होने वाला होता है तो दीपक के अंदर जो बाती होती है ना वो फड़फड़ाती है, मतलब आग बहुत तेज़ी से जलती है। आग क्या होती है उसकी, बहुत तेज़ी से जलती है, वो क्या होता है, उसकी लाइफ ख़त्म होने से पहले की फड़फड़ाहट होती है, उसकी लाइफ ख़त्म होने से पहले क्या को बहुत तेज़ी से जलता है। ऐसा ही यहाँ होता है। अब देखो उस मटेरियल, जिस मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनको पता लग जाता है कि भाई अब हम फेल होने वाले हैं, ठीक है, डी के बाद कि अब हम मतलब जो मटेरियल है ये मॉलिक्यूल्स क्या होने हैं, फेल होने वाले हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, जुदा होने वाले हैं। तो क्या करते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ फोर्स लगाएंगे, एक साथ फोर्स लगाएंगे, काश हम बच जाएं फेल होने से। तो क्या होगा, जब ये एक साथ सारा रजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे तो इस रजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाते हैं, ई तक। और इस टाइम पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होती है इस मटेरियल के अंदर, इसको इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, या इस पॉइंट को अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट पॉइंट वो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है एक मटेरियल के अंदर जो वो रजिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम स्ट्रेस किसी भी मटेरियल के अंदर कितनी डेवलप हो सकती है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट तक, ठीक है। और अगर मैक्सिमम फोर्स आपको पता है कि कितना रजिस्ट कर पा रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है तो मैक्सिमम फोर्स से आप उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिवाइड कर दोगे तो आपको अल्टीमेट स्ट्रेस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होती है ना, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं, जो सारे मॉलिक्यूल्स एकजुटता दिखाते हैं कि मटेरियल हम किसी तरीके से बच जाए, मटेरियल को फेल होने से बचा लें। फिर क्या होता है, क्योंकि अब ई के बाद क्या होता है कि जो मटेरियल है, मैंने देखा था कि कप फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी मैंने बताया कप कोन फ्रैक्चर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस इनिशिएशन हो जाता है किसका, कप का। देखो यहाँ लिखा होगा मैंने, आफ्टर लो रेजिस्टिंग कप कैपेसिटी डिक्रीज हैंड्स, यहाँ लिखा हो दिस इज कॉल्ड नेक फॉर्मेशन, नेकिंग फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। कप कोन फॉर्मेशन जो होता है उसको नेकिंग फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ई पॉइंट के बाद जो मेटल हमने देखा था ना, कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाता है, और इसमें कुछ इस तरीके से लाइन बनती है, और इसमें एक पॉइंट इस तरीके से जाता था। कप कोन फ्रैक्चर, कप एंड कोन फॉर्मेशन बोला था, सॉरी यहाँ दिखा देता हूँ, ये वाला। तो ई पॉइंट के बाद ये ऐसा नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अभी ये मतलब ब्रेक नहीं हुए हैं, नेकिंग इस तरीके से अभी भी जुड़ा हुआ है, ये नेक जैसे हमारी गर्दन है ना, ऐसे यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है इसका जो डायमीटर कम होता है गर्दन पे ही, नेक पे, ऐसा ही यहाँ कहीं फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही नेक फॉर्मेशन होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। तो एफ पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, जिसके बाद आपका मेटल फेल हो जाएगा और अपनी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए वो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, यू कैन इजीली, जो मैंने बताया बस वही सब कुछ लिखा। आप बस कुछ पॉइंट इसके अंदर लिखने हैं, लेकिन आपको हर एक पॉइंट बताना है कि ये अल्टीमेट पॉइंट है, ये लिमिटिंग वैल्यू है,
कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, और एक एक दो दो लाइन से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रैक्चर पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो स्ट्रेस होती है जिसके बाद अल्टीमेट पॉइंट के बाद जिसके व्हेन मटेरियल स्पेसिमेन फेल, जो स्पेसिमेन आपने टेस्ट किया है उसको फेल हो जाता है, ठीक है। तो मीनवाइल वी सी ए कर्व विद डैश्ड लाइन, तो वो अभी मैंने जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वही बता रहा हूँ। तो एक डैश लाइन से एक कर्व हमने देखा है डी पॉइंट के बाद एक कर्व देखा है हमने, ये डैश लाइन से जा रहा है इधर इधर, तो इसको ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। ये तब मिलता है हमें जब हम इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर करते हैं, ओके। इंस्टेंटेनियस एरिया जब, क्योंकि इंस्टेंटेनियस समझते हैं क्योंकि जब जिस पर्टिकुलर टाइम पे एरिया अगर कम हो गया तो उस कम वाले एरिया को लेते हैं, ना कि ओरिजिनल एरिया को, ठीक। तो हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ बनता है, उसको हम बोलते हैं, इसको एक्चुअल और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग मैंने बता दिया कि वो कंडीशन होती है कि सारे मॉलिक्यूल्स शो यूनिटी एक साथ, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ रीजन्स बता दिए, ओ ए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ओ बी इलास्टिक रीजन है, और ओ टू बी हालांकि इलास्टिक रीजन है, लेकिन बी से ए तक का जो रिलेशन होता है वो लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर होता है। इसके बाद ये इलास्टोप्लास्टिक रीजन बता दिया, बी टू डी। इसके बाद डी टू ई इज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और ई टू एफ नेकिंग रीजन होता है, ठीक है। अच्छा, ये अभी तक हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ ब्रिटल मटेरियल। ये आज केवल यहीं तक हम स्टडी करेंगे कि ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होता है। कुछ और रिलेशंस देख लेते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इन ब्रिटल मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे तो कास्ट आयरन हो गया, ग्लास हो गया, और कंक्रीट जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल के अंदर आते हैं। तो कास्ट आयरन के लिए या तो आपसे पूछा जाएगा ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कास्ट आयरन, और ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल, या जो भी है किसी तरीके से भी पूछा जाए तो आपको यही सब बताना है। देखो इसमें होता क्या है, देखो ब्रिटल मटेरियल, अगर हम ग्लास की बात करते हैं, कांच जो है हमारा वो ब्रिटल मटेरियल है, तो आप ये बताइए क्या ब्रिटल मटेरियल फेल होने से पहले कोई इंडिकेशन देता है कि हम फेल होने वाले हैं? नहीं ना। ब्रिटल मटेरियल फेल होने से पहले कोई इंडिकेशन देता है कि मैं फेल होने वाला हूँ? नहीं। वहीं अगर आप किसी वायर को खींचते हैं, ठीक है, किसी एक जैसे आटा ही समझ लो यार, घर में आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद अगर आप उसको खींचेंगे तो उसका जो, अगर मान ले पहले डायमीटर इतना था उसका, आटे को गोल लंबा खींच लेंगे, और खींचेंगे तो इतना साइज होगा, और खींचेंगे इतना साइज होगा, तो आपको लगने लगा कि भाई अब ये फेल होने वाला है। तो टेंसाइल जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, डक्टाइल के मटेरियल होते हैं, उसमें तो पता चल जाता है कि मटेरियल अब फेल होने वाला है। लेकिन ये जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं ये फेल होने से पहले कोई भी इंडिकेशन नहीं देते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं देता ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात तो देखो कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। ये हमने कास्ट आयरन के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये है। अब देखो इसमें ब्रिटल मटेरियल में जो स्ट्रेन है वो बहुत कम होती है। इस स्ट्रेन की जो वैल्यू है फेल होने से पहले ये जो स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम होती है। हालांकि मैंने थोड़ा सा जूम करके इसको बनाया है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन की ये कर्व ऐसे ही जाएगा, बहुत कम तक जाता है यहाँ तक। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। ए प्रोपोर्शनल पॉइंट जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया, सेम वही लिखना है। इसके बाद इलास्टिक पॉइंट जो लिखा वही लिखना है, और ये एफ फ्रैक्चर पॉइंट आता है इसमें सीधे। फ्रैक्चर इसलिए आता है क्योंकि इसमें कोई भी यील्डिंग नहीं होती। ये ना तो नेकिंग फॉर्मेशन होती है ना कोई यील्डिंग होती है। यील्डिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली फ्रैक फेलियर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये ब्रिटल मटेरियल थोड़े से खतरनाक होते हैं हमारे लाइफ में। इसीलिए हम ज़्यादातर ब्रिटल मटेरियल की जगह पर डक्टाइल मटेरियल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो फेल होने से पहले एक इंडिकेशन दे देते हैं कि हम फेल होने वाले हैं। लेकिन इन सारे मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं सिंपली एक साथ अकेला यूज़ करने के साथ। हम जनरली इनका कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का, ओके। चलिए ठीक है, तो ये सिंपली है। आपको जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया है वैसे ही इसमें डिस्कस किया है। बस दिक्कत क्या है, इसमें यील्डिंग नहीं होती, नेकिंग वगैरह नहीं होती इसके अंदर, इसीलिए ये सीधी इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट और डायरेक्ट फेलियर शो करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी, ठीक है। तो अल्टीमेट पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग, देखो अल्टीमेट पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट, यही मैक्सिमम पॉइंट स्ट्रेस है इसके अंदर, और यही आपकी ब्रेकिंग पॉइंट है। मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट दोनों इसमें सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, तो स्ट्रेस डेवलप्ड ब्रिटल मेटल इज़ वेरी लेस, हैंस दीज मेटल्स डोंट शो और गिव एनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें स्ट्रेन की वैल्यू कम होती है। अगर मैंने आपसे बोला कि ये क्यों नहीं शो करते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेन जो डेवलप होती है ना, खिंच जाते हैं जो मटेरियल, वो स्ट्रेन डेवलपमेंट चेंज जो होता है इनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, चेंज जो होता है इनकी लेंथ में, वो बहुत कम हो जाता है, जो हम जज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सडन फेलियर हो जाता है। इसीलिए ये जो मटेरियल होते हैं कोई इंडिकेशन नहीं देते हैं फेल होने से पहले, ठीक है। सडन फ्रैक्चर होता है, जैसे कि ग्लास में, ग्लास आप क्या करते हो,
पकड़ा जिसे ज़मीन पे छोड़ते हो आप इसको ऊपर से, तो तुरंत ब्रेक हो जाता है ना, कोई इंडिकेशन देता है कि वो खिंच जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। अब आप कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कोई मटेरियल, कोई कैसे पता लगाएंगे कि कोई मटेरियल जो है, कोई मटेरियल जो है वो इलास्टिक है, सॉरी डक्टाइल है या ब्रिटल मटेरियल है। तो कोई डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिनको आप वायर में चेंज कर सकते हो, ब्रिटल मटेरियल जिनके लेस डक्टाइल होते हैं, तुरंत खींचा बिना फ्रैक्चर के वो फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको एक याद रखना है, डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें स्ट्रेन की वैल्यू आफ्टर इलास्टिक स्ट्रेन इज मोर देन 5%, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इलास्टिक स्ट्रेन क्या है। और ब्रिटल मटेरियल जिसमें 5% से कम होती है, इलास्टिक स्ट्रेन जो होती है 5% से अगर कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक, उसको बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन। जैसे इस वाले कर्व में आप देख लो, मैंने लिख दिया है, ये आपकी इलास्टिक लिमिट है, इससे एक डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पर एक ये स्ट्रेन इधर है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक इलास्टिक स्ट्रेन आएगी। इसकी जितनी भी वैल्यू, अगर ये इसके बाद 5% से कम स्ट्रेन होती है तो आपका मटेरियल ब्रिटल मटेरियल होगा, 5% से अगर ज़्यादा होगी तो मटेरियल कैसा होगा, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। चलिए लेक्चर बड़ा हो रहा है, आज के लिए इतना ही। हाँ, एक दो पॉइंट और याद कर लेते हैं। नॉमिनल स्ट्रेस जो होती है वो लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। नॉमिनल स्ट्रेस, क्योंकि इसको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, अगर हम जो लोड लगाया है और उसमें ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो नॉमिनल स्ट्रेस बन जाती है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस बन जाती है। और वहीं अगर लोड जो लगाया है और एक्चुअल या क्रॉस सेक्शन, एक्चुअल और इंस्टेंटेनियस, उस टाइम पर कितना एरिया जब आपने फोर्स लगाया उसके बाद जो चेंज हो रहा है वो वाला एरिया कंसीडर करेंगे तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, और डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, एक टर्म और यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैंने बताया था क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल के अंदर जो डेवलप हो सकती है अल्टीमेट तक डेवलप हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, अल्टीमेट से कम पर ही अपने मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं जिसको हम वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। अब कम पे क्यों डिज़ाइन करते हैं उसका एक रीज़न होता है, वो बता देंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की इंपॉर्टेंस बताएंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, चलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे ये वाले जो भी चीज़ें हैं। यहाँ तक हम ब्रिटल मटेरियल तक डिस्कस कर लिया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, गुड नाइट।